आइसोमेरिज्म में एक क्वेश्चन करते हैं, चलो तब तक लोग आ रहे हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल बेंजोनॉइड टाइप structural isomer of the compound having molecular formula C8H10। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल बेंजोनॉइड टाइप, ठीक है, structural isomers of the compound, organic compound having molecular formula C8H10, ठीक है। पहले सब लोग सोच लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो आ रहा है आंसर क्या। देखो बहुत टाइम दे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था आप लोगों से, है ना। बेंजोनॉइड टाइप बोल रहा है तो पहले तो एक बेंजीन बना ही दे। अब 6 कार्बन तो गए। अच्छा इसका डीयू निकाल के देखना, डीयू 4 आएगा, है ना। 8 + 1 - 10/2, तो डीयू 4 आया ना बच्चे। अब डीयू 4 तो यही आ गया, तो बाहर अगर हम कुछ भी दिखाएंगे तो पाई बॉन्ड या रिंग और नहीं दिखा सकते, इतना तो पता चल गया। डीयू 4 तो यही हो गया। अब अगर बाहर बाहर क्या दिखाना पड़, 2 कार्बन है हमारे पास अभी, अरे 8 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन तो अभी बचा हुआ है ना हमारे पास। तो 2 कार्बन से एक ग्रुप बनता है इथाइल, तो इथाइल बेंजीन इज वन ऑफ द आंसर। 2 कार्बन से 2 मिथाइल भी तो बनता है, 2 कार्बन से 2 मिथाइल बनता है। अब बेंजीन में दोनों मिथाइल क्या सेम कार्बन पे लगा सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है 1,1 डाई मिथाइल बेंजीन कर दें, क्यों नहीं करें? ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा दोनों मिथाइल को हम 1,2 पे रख सकते हैं, ऑर्थो मेटा, है ना, एंड पैरा। तो 3 ऐसे हो गए और एक इथाइल बेंजीन हो गए, तो आंसर हो गया 1 2 3 4। यही 4 आंसर हो गए बेंजोनॉइड टाइप। समझ गए? बोलिए। इतना सोचना चाहिए था, लास्ट क्लास डीयू पढ़ाया भी था आप लोगों को, यस नो? डीयू पढ़ाया भी था, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 2-3 क्वेश्चन करते हैं पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो देखो सबने लिखा जी इसको। आंसर आपके तरफ से आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ से आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी, फाइंड ऑल पॉसिबल structural isomers of the compound having molecular formula C4H6। चलो साइक्लिक ओनली लिख लेना, साइक्लिक ओनली। फाइंड all possible structural isomers of the compound having molecular formula C4H6, ब्रैकेट में लिखना साइक्लिक ओनली। ट्राई कीजिए। देखो बहुत लोगों के आंसर आए भी है ना, इसके साइक्लिक लिखने थे, सिर्फ साइक्लिक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है इसका डीयू निकालते हैं। तो डीयू कितना आएगा इसका बताओ? 4 + 1 - 6/2,
तो 5 माइनस 3 2 आ गया। अब देखो DU 2 आ चुका है और बोल रहा है साइक्लिक ओनली, मतलब एक रिंग तो बनाना ही पड़ेगा, और 2 रिंग बना दिए तो भी सही है। तो सबसे पहले अच्छा एक रिंग बनाए तो फिर हमें क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए अंदर। 2 रिंग बनाओगे तो पाई बॉन्ड का ही मत दिखाना, DU2 है ना, DU2 मतलब क्या, 2 रिंग, साइक्लिक में बात कर रहे हैं, 2 रिंग साइक्लो या स्पाइरो, बाइसाइक्लो या स्पाइरो, और अगर एक रिंग है तो पाई बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो 4 कार्बन का एक रिंग पहले बना देते हैं, और इसका DU कितना है, DU2 है ना, तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर 3 मेंबर्ड रिंग भी तो होता है बच्चे, और एक कार्बन हाथ में भी है तो यहां ऐसे दिखा देते हैं। अब बात होता है कि पाई बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम में पाई बॉन्ड को दिखाने के लिए एक ऑप्शन ये है ना, एक ऑप्शन ये भी है, और इस एक ऑप्शन ऐसा भी है, दिख रहा है आपको। तो 3 मेंबर्ड रिंग में ना आपके 3 पॉसिबिलिटीज आ गए, सो 1 2 3 एंड 4। क्या एक रिंग और पाई बॉन्ड के और कोई केस हो सकता है, सोच के देख लो, एनी फर्दर केस ऑफ 1 रिंग एंड पाई बॉन्ड। अगर 4 मेंबर्ड रिंग दिखाओगे तो कहीं भी पाई बॉन्ड दिखाओ, ऐसे 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 सब तो सेम, साइक्लोब्यूटीन। 3 मेंबर्ड रिंग दिखा के मिथाइल कहीं ऐसे रखे, इधर रखे, इधर रखे, बात तो बराबर है। मिथाइल कहीं भी रख दे किसी भी कॉर्नर में तो बात तो बराबर है। अरे ऐसा नो, आ रहा है समझ में। तो 3 मेंबर्ड रिंग में अब यही 3 केस है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। 2 मेंबर्ड रिंग बना नहीं सकते, 5 मेंबर्ड रिंग, कार्बन तो 5 है ही नहीं। अब हम एक केस और सोच सकते हैं, बाईसाइक्लो वाला। तो 4 कार्बन का बाईसाइक्लो अगर बनाने जाएं, है ना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, 4 कार्बन का बाईसाइक्लो है, बिल्कुल है। 4 कार्बन का स्पाइरो बनाने जाएं, स्पाइरो तो मिनिमम ऐसा होता ही है, तो इसमें 4 कार्बन तो आया ही नहीं। मिनिमम स्पाइरो ऐसा होता है जिसमें 5 कार्बन होगा, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है, लिखो जल्दी जल्दी लिख लो जिनने नहीं किया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। यहां भी लिख लेना साइक्लिक ओनली, ठीक है। लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए। देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूं इसमें। पहले तो DU इसका आ गया है 1, 6 प्लस 1 माइनस 12/2, तो टोटल DU 1 आया इसका, और बोला है साइक्लिक, मतलब रिंग बनाएंगे तो कहीं पाई बॉन्ड नहीं दिखाना है। अब 6 कार्बन का रिंग, तो पहला रिंग तो यही हो जाता है बच्चे। अब 6 कार्बन का रिंग बना दिया, कुछ साइड चेन तो होगा ही नहीं क्योंकि C6 है, तो पहला हो गया। दूसरा 5 कार्बन का रिंग बनाओगे तो एक कार्बन हाथ में है, उससे मिथाइल बन जाएगा। मिथाइल आप कहीं भी लगा दोगे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड में इससे अलग केस नहीं है, गुड टू गो। अब 4 मेंबर्ड में चलते हैं। अगर 4 मेंबर्ड रिंग बना दिया तभी आपके हाथ में 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एक ग्रुप बनता है इथाइल या डाइमिथाइल, यही तो 2 ग्रुप बनते हैं। 2 कार्बन से क्या क्या बन सकता है, इथाइल या डाइमिथाइल। इथाइल में, इथाइल तो एक ही ग्रुप है, कहीं भी लगाओगे क्या फर्क पड़ेगा, एक ही बनेगा। ये इधर लगा दे, इधर लगा दे, किसी भी जगह पे अगर इथाइल लगा दे तो एक ही ग्रुप बनेगा, यस नो। अच्छा, अब मिथाइल वाला अगर बात करें कि 2 मिथाइल हमारे पास है, तो सेम कार्बन पे अगर दोनों मिथाइल लगा देते हो, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो। अच्छा ये 1 1 वाला केस यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले, कहीं भी ले सकते थे, सिमिलर होगा ना, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए 4 मेंबर्ड रिंग बना के आप चाहते तो 1 2 डाइमिथाइल भी कर लेते,
पता है इसमें अच्छी बात है मैंने स्टीरियो इंक्लूड नहीं किया है ना, तो और आंसर ऊपर जाएगा। पर सर 20+ आंसर आ रहा है, मैंने स्टीरियो इंक्लूड नहीं किया ना अभी। अच्छा फिर देखो, 2 मिथाइल को हम 1 2 पे रख दिया, 1 1 पे रख दिया। 2 मिथाइल को हम 1 3 पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 2 मिथाइल का एक और वेरिएशन। सबकी नेमिंग अलग है। इथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। गुड टू गो। नाउ मुझे नहीं लगता कि 4 मेंबर्ड रिंग का और कोई वेरिएशन है। सोचो, 4 मेंबर्ड रिंग कहीं पाई बॉन्ड तो दिखा नहीं सकते, 2 कार्बन हाथ में था, 2 कार्बन से एक इथाइल बनाया, तो सिर्फ इथाइल साइक्लोब्यूटेन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अब 2 मिथाइल का 3 ही लोकेंट हो सकता है, 1 1 1 2 एंड 1 3 फॉर साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के लिए 3 से ज्यादा लोकेंट 2 मिथाइल का नहीं हो सकता। यस नो, बोलो। ओके नाउ 8। अब हम क्या करते हैं, 3 कार्बन का रिंग बनाते हैं, क्योंकि साइक्लिक ही बोला है मैंने। अब हमारे पास 3 कार्बन हाथ में है जी। 3 कार्बन अगर हाथ में है तो हम 3 कार्बन से जो एक ग्रुप बना सकते हैं वो है प्रोपाइल। प्रोपाइल 3 कार्बन से जो एक ग्रुप बना सकते हैं वो क्या है हमारे पास, प्रोपाइल। लेकिन 3 कार्बन से प्रोपाइल के 2 वेरिएशंस होते हैं जो सब लोग मिस करेंगे। एक प्रोपाइल का ये वेरिएशन भी होता है, यही मिस किया था ना तूने, है ना? मैं देखा था कॉपी में, यही मिस था। 3 कार्बन से एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसो प्रोपाइल। कभी अगर बेसिक लेक्चर याद करो तो 3 कार्बन से 2 ही ग्रुप बनाया था उधर हमने। और आइसो प्रोपाइल तो बहुत फेमस था, बार बार उसमें जिक्र हो रहा था, वही मिस हो जाता है। हाँ फिर 3 कार्बन, अब गए 3 कार्बन से 2 ही ग्रुप हो सकता है, तो दोनों हमने लगा दिया। और पता है एन प्रोफाइल को यहां लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, सेम ही आएगा ना, अलग आएगा क्या? आइसो प्रोफाइल को कहीं भी लगा दो, किसी भी कॉर्नर पे सेम आएगा। अब हम क्या करते हैं, 3 कार्बन से एक मिथाइल एक इथाइल बनाते हैं। तो 3 कार्बन से जब मिथाइल इथाइल बनाओगे तो उसका लोकेंट देखो क्या क्या पॉसिबल है। 3 मेंबर्ड रिंग पे इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और कुछ नहीं है। अरे 3 मेंबर्ड रिंग में 1 2 3 तीन ही पोजीशन है, लेकिन आप 1 2 पे रख दोगे, चाहे यहां रख दोगे तो भी ये 1 2 होगा, इधर रख दोगे तो भी 1 2 होगा, जैसा रखा है वो भी 1 2 है। तो इथाइल मिथाइल का टोटल पोजीशनिंग कितनी है, बोलो? ये तो ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है जी, तुम लोग 12 बोल रहे थे। 12 ही बनेगा क्या? मैंने नंबरिंग कहीं गलत कर दिया क्या? 6 7 8 9। अच्छा ठीक है ठीक है, 3 4 ना? क्या बोला जी हमारा, क्या कुछ तो इधर से आया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11, 11 में 3 कार्बन से एक ये बना सकते हो और एक ऐसा बना सकते हो। 3 कार्बन अगर आप हाथ में रखे हो, है ना, समझ गए? ठीक है ठीक है, लिखिए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का लास्ट क्लास डेफिनेशन बता दिया था, कॉपी में नोट्स बना हुआ है मेटामेरिज्म का। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मेटामेरिज्म क्या है, एंड देन रिंग चेन आइसोमेरिज्म करेंगे, और फिर मेन जो क्लास है वो है टॉटोमेरिज्म का आज, ठीक है। टॉटोमेरिज्म से पहले बहुत सवाल आते थे, इधर 2 3 साल से नहीं आए, 4 साल से, तो चांस है कि यहां से सवाल आ जाएंगे, है ना। और ईएनटी में और टैप टेस्ट में भी रहेगा टॉटोमेरिज्म का सवाल, ठीक है।
मेटामेरिज्म का क्या डेफिनेशन था? मेटामेरिज्म बताओगे? अभी फिर से सारे लोग आगे एक बार फिर से क्लियर कर दूं। ईएनटी में आइसोमेरिज्म GOC2 टिल्ट आएगा, आइसोमेरिज्म टिल्ट आएगा। टैब टेस्ट में भी GOC एंड आइसोमेरिज्म टिल्ट एज वेल एज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के भी सवाल रहेंगे। सॉल्यूशन में जो पढ़ाई गया ना, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी भी आ सकता है। हाँ, कॉलिगेटिव नहीं, कॉलिगेटिव अभी हो जाने देते हैं फिर करते हैं ना। तो टैब टेस्ट में ईएनटी में थोड़ा बढ़ गया सिलेबस, सिर्फ GOC2 उधर पोस्ट हुआ था ना, तो 2 पार्ट उसमें इंक्लूड हुआ है, आइसोमेरिज्म टिल्ट एंड यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, उसके हिसाब से पढ़ाइए। किसी ने मुझे एक मैसेज किया था कि सर इस बार इनऑर्गेनिक में क्या पार्ट दे रहे हैं? अब वो तो मैसेज देखना पड़ेगा, लेकिन किसी ने मैसेज किया था। नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इस बार? ठीक है, रहने दे दो। चलो, एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज से हम जितना भागते हैं ना वो उतना हॉन्ट करता है। टाइम आएगा, है ना, टाइम आएगा, पता चल जाएगा। अभी 12th वाले बच्चों का इनऑर्गेनिक ग्रूम करने के लिए, जैसे होता है ना कि इनऑर्गेनिक खत्म तो हो गया लेकिन उस पर माइनर नहीं हुए अच्छे से, ये हर साल होता है। पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूं कि हर टॉपिक का माइनर हो जाता है। इनऑर्गेनिक रिपीटर बैच में तो मोस्ट कॉमन है कि माइनर नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेशन, डीएनए ब्लॉक, ये सब का। ठीक है, उसका सोचो, उस समय मैंने स्किप किया था और फाइनली मुझे पता है कि वो टॉपिक ग्रूम नहीं होगा, तो अभी मैंने उन बच्चों को 4 मतलब टेस्ट ले रहा हूं। मैराथन में तो मैंने कम से कम 10 ले लिया इनऑर्गेनिक पे टेस्ट, लेकिन 4 अलग से टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें मैंने पहले एक टेस्ट में कंप्लीट इनऑर्गेनिक दिया, 11th-12th पूरा, फिर एक टेस्ट में सिर्फ 11th का इनऑर्गेनिक दिया, फिर एक पेपर और बनाया जिसमें सिर्फ 12th का इनऑर्गेनिक है, और एक पेपर ऐसा बनाया जिसमें वो वाला पार्ट है 12th का इनऑर्गेनिक तो है ही, बट उसमें सॉल्ट वगैरह भी डाला है, मतलब जो 45 पेजेस भेजा है ना वो भी डाला है। तो 4 टेस्ट के बाद उसका एरर फाइल वगैरह बनाने के बाद मैं फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो पा रहा हूँ कि शायद अब वो बच्चे 180 तक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बोलूं, अभी कुछ लोग आए नहीं थे, 45 पेजेस जो अभी कल लास्ट क्लास ग्रुप में शेयर किया है, वो सिर्फ वही बच्चे अभी ट्राई करें जिनके 150-140 प्लस आते हैं। जिनके वो मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ फोकस करें आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक पे, सॉल्यूशन पे। वो पूरा 45 पेजेस करोगे, याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन सॉल्यूशन ढंग से कर लोगे तो वहां बन जाएगा सवाल। सॉल्यूशन में भी न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे 200, लेकिन रट्टा मार तो नहीं है ना, फॉर्मूला याद रहेगा डेल TF का, हो गया। नीट में तो ऐसे ही सवाल आते हैं ना, वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ वगैरह पता है तो बन जाएंगे सवाल तुरंत। तो पहला फोकस क्या होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी वाले जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमने मेहनत कर दिया, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। पता चला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ रहा, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, काइनेटिक्स नहीं आ रहा, इधर 45 पेजेस पे दिमाग लगाए बैठे। समझ गए ना, तो इसको बोला जाता है बेवकूफी। सबसे पहले 12th का अगर तुम फिजिकल कर लेते हो ढंग से तो 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, है कि नहीं? तो प्लीज आप उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। अब मान लो मैंने जो नीट का ट्रैकर बनाया उसमें बहुत सारे डाले हुए हैं कि नहीं आप जेई मेंस भी करो, एडवांस भी करो, नीट भी करो, ये सब भी डाला हुआ है, अदर बुक भी करो, लेकिन वहां जो कंपलसरी लिखा है वो क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड नीट पीवाईक्यू, बस यही कंपलसरी लिखा है। तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। अभी वो जब भेजेंगे आपको, अभी भी उस पर थोड़ा सा और इसने भेजा भी है, लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज किसका सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट मैं बोला ना, चैप्टर वाइज नहीं बनाने का कोशिश कर रहे हैं, चैप्टर में कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आए वो बनाने का कोशिश है। तो वो भी मैं भेज दूंगा कुछ दिनों में, तो प्लीज उसके हिसाब से ट्राई कीजिएगा। चलो ठीक है, ये गाइडेंस हो गया, काफी है, ध्यान रखिएगा बातों को। और कुछ लोग प्लीज उसका प्रिंट लेके घूमना शुरू कीजिए, बहुत मेहनत किया इसने, इस पे भी ताली बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक, एक राइटिंग में है पूरा लिखा हुआ, है ना। किसी को उसमें कहीं भी कोई गलती दिखे ना तो प्लीज मेरे से डिस्कस कर लेना, है ना।
नेवर नो की हो सकता है, होता है ना, गलतियां प्रोपगेट होती है, पहले वाले पीडीएफ में है कहीं और है, तो गलत याद नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। ओके, मेटामेरिज्म का डेफिनेशन क्या है, एक बार वेरीफाई करोगे? बताओ मेटामेरिज्म का डेफिनेशन बताओ, याद है क्या होता है मेटामेरिज्म? जल्दी बोलो। साइलेंस। क्या क्या क्या? ठीक है, एक बार डेफिनेशन वेरीफाई कर लो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम होगा, बट डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट, फिर से लिख रहा हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, but different alkyl or aryl groups attached to polyvalent functional group, but different alkyl or aryl groups attached to the polyvalent functional group, attached to the polyvalent functional group। मुझे एक बात बताओ रितेश, मुझे ये बताओ कि ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है, ये दोनों आपस में मेटामर्स है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो भी लिखा है मैंने, A and B are metamers or not? रितेश बोलो, अभी डेफिनेशन बताओ। दोनों में इथर है, पॉलीवैलेंट है। अच्छा, इसका एक तरफ तो दोनों फिक्स है, देखो ना, इथाइल इथाइल एक तरफ, ऑन ईदर साइड और एनी वन ऑफ द साइड, ऐसा भी होता है जो नहीं दोनों तरफ बदल जाए। एक तरफ भी अगर नेचर बदल गया तो मेटामर्स हो जाएगा, डेफिनेशन जैसा है। तो इधर नॉर्मल प्रोफाइल, इधर आइसो प्रोफाइल, एक तरफ तो बदल गया ना अल्काइल ग्रुप का नेचर, तो दे आर मेटामर्स, इसमें डाउट नहीं। चेन नहीं होगा, पोजीशन होगा, मैं बताता हूं कैसे। चेन, एक मिनट एक मिनट, देखो पहले तो चेन का क्या था, पीसीसी अलग होना, पीसीसी सेम होना चाहिए, पीसीसी सेम, तो साइड चेन में डिफरेंस नहीं। पहला ऐसा था कि पीसीसी ही डिफर कर जाए, पीसीसी ही डिफर कर जाए तब चेन बोलते हैं, है ना। एक यहाँ पे टेबुलर भी लिखा था ना शायद, एक कोई टेबल बनाया था इधर, सीआईपीआई में डिफरेंसेस, तो बड़ा अच्छा है, उसको रटोगे तो याद हो जाएगा चीजें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका ना नंबरिंग देखो ऐसे शुरू होगा, और अगर ईथर का नेमिंग प्रैक्टिस किया है कभी भी, तो इसका नाम है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या है? और इसका नाम है ईथर के हिसाब से 2 इथॉक्सी प्रोपेन। देखो अभी ये भी प्रोपेन है, 3 मेंबर्ड रिंग है, 2 पे इथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे 1 2 3 1 पे इथॉक्सी ग्रुप है। तो देखा जाए तो ए एंड बी आर पी आई भी, नॉट सी आई, है ना। सी आई कैसे बोल रहा था श्रीधर, बताओ? हाँ ठीक है, पोजीशन हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, एंड क्या, एन बी आर मेटामर भी है ना। हाँ, प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी चलता है सबसे पहले किसका, टोटोमर का, सबसे पहले रिंग चेन, राइट। उसके बाद किसी को याद है जी प्रायोरिटी? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फिर पक्का, फिर फंक्शनल आइसोमर, पीआई सीआई, सीआई पीआई में श्योर ना? ठीक है चलो, 100% श्योर हो, बढ़िया। तो इसमें अगर ये दोनों ही है, तो अगर एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तो मेटामर करके आएंगे, गुड टू गो। तो होमवर्क क्या है बच्चे, मेटामर्स का जितना भी एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दिया है, वो शायद रितेश ने लिखा था, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, गुड टू गो। आप जगह छोड़ो अगर आपने नहीं लिखा है तो। लास्ट क्लास मुझे याद है 10-15 एग्जाम्पल भी लिखे थे, ये वाला सवाल भी लिखा था, आप याद करो कि ये मेटामर है या नहीं है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो है,
बट यहाँ पे ऐसे लिख दिया था, इधर मिथाइल। क्या ये दोनों मेटामर निकला था क्या? नेचर देखो ना, इधर मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल है, फिनाइल है तो फिनाइल। नेचर कहाँ बदला? नहीं बदला ना नेचर। एसीटोफेनॉन है दोनों, तो ये होमोमर्स है। ध्यान रखना, मेटामर होने के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना मस्ट है। मेटामर्स होने के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना मस्ट है। फॉर मेटामर्स देयर मस्ट बी व्हाट? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या नाम आता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या नाम आता है जी, बताओगे? ईस्टर और ईथर और कीटोन और, है ना। NH भी पॉलीवैलेंट में आ सकता है। और मान लो मिथाइल फिक्स करके इसको भी बना सकते हो पॉलीवैलेंट। एक मिथाइल फिक्स कर दो, इसको भी पॉलीवैलेंट बना सकते हो। प्राइमरी एमीन नहीं होगा, सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स आर पॉलीवैलेंट, है ना। ईथर तो है ही, कीटोन है ही, एनहाइड्राइड भी है ना। सल्फर भी बोल सकते हो, ईस्टर भी बोल सकते हो, ईस्टर। तो ध्यान रखना, एमाइड, हाँ एमाइड भी बोल सकते हो, पॉलीवैलेंट। बस आप क्या चेक करना कि दोनों कंपाउंड में ये वाला पार्ट तो रहेगा ही, इस तरह का ए और बी दिया रहेगा, और ये पार्ट रहेगा। तो आपको लेफ्ट और राइट में कहीं भी अगर डिफरेंट नेचर दिख गया, दोनों तरफ दिख गया, एक तरफ दिख गया, तो मेटामर बोल दो। क्लियर है? बढ़िया। लिखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये लिखा था क्या डेफिनेशन रिंग चेन? नहीं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट वन स्ट्रक्चर साइक्लिक और वन ओपन साइकिल। क्या डेफिनेशन होगा रिंग चेन का? एनीवन? वन साइक्लिक एंड अदर ओपन साइकिल ना शायद। क्या बोलेंगे रिंग चेन में, बताओ डेफिनेशन। A and B are said to be ring chain when molecular formula same, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात मत करो, डायरेक्ट बोलो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। डी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डी सेम आएगा ही आएगा। A and B are said to be ring chain isomerism having molecular formula, but A is having open cycle structure and B is having cyclic structure। नहीं, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तब तो फिर ऐसे मैं बताऊं, अगर वो चेंज भी हो गया तो टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखा है, तो रिंग चेन बोल सकते हो। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ कि देखो जनरली रिंग चेन में ऐसा है कि अगर वो केस आ गया जो तू बोल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग हो सकता है। एक जैसे साइक्लो, मान लो साइक्लो अल्केन है और एक अल्कीन है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो अलग ही है ना एक तरह से। ऐसा नहीं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है, एक अल्केन क्लास है एक अल्कीन क्लास है, ठीक है, हो सकता है, डिफरेंट नहीं है। तो इसमें पहला एग्जांपल लिख लो, रिंग चेन में साइक्लो अल्केन एंड अल्कीन्स आर, साइक्लो अल्केन एंड अल्कीन्स आर रिंग चेन। जैसे मान लो एक ये बना दो और एक ये बना दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना, C3H6 है, तो एक ओपन साइकिल एक क्लोज साइकिल, तो ए एंड बी क्या है आपस में? रिंग चेन है। ए एंड बी आपस में क्या है? रिंग चेन है। उसी तरह से आप बोल सकते हो साइक्लो अल्कीन एंड अल्काइन आर ऑल्सो रिंग चेन। साइक्लो अल्कीन एंड अल्काइन आर ऑल्सो रिंग चेन। जैसे देखो इसमें देखो तो डी कितना है? 3 है, सॉरी 2 है डी, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड। डी कितना है? 2 है। और प्रोपाइन बना के देखो, उसका भी डी आपको 2 ही दिखेगा। और दोनों का फॉर्मूला देखो तो 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, C3H4
C3H4, दोनों का फॉर्मूला सेम है देखो। हाँ, एक वो भी कर सकते हो बिल्कुल, डाई इन भी कर सकते हो, लेकिन फिर इसको और इसको बोलना जो भी थर्ड वाला बनाओगे। रिंग चेन में आप ए और बी और सी, बी और सी को रिंग चेन नहीं बोलोगे, ए को सी के साथ और ए को बी के साथ, ये दोनों रिंग चेन नहीं है, ये दोनों ओपन साइकिल ही है ना, तो रिंग चेन कैसे हुआ? ये दोनों ओपन साइकिल है तो वो रिंग चेन नहीं है, याद रहेगा क्या? बोलो। बी एन सी बोल सकते हैं, अल्काइन है एक, डाइन है ना। रिंग चेन देखो बहुत सिंपल है, पता चल जाता है, ए एंड बी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एक साइक्लिक एक ओपन साइकिल, दो एकदम इजीली पता चल जाता है, उतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जैसे सोएब ने पूछा कि रिंग चेन में फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं, और वो फंक्शनल भी है और रिंग चेन भी है, तो रिंग चेन को प्रायोरिटी दे देते हैं, दिक्कत नहीं ना। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उस टाइप का जैसा भी किया था मैंने शुरू में। लिखो, क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, बातें नहीं, cyclic structural isomers of the compound having molecular formula C4H8O। चलो ट्राई करो, C4H8O। ध्यान रखना मैंने बोला है सिर्फ साइक्लिक बनाने के लिए, ओपन साइकिल नहीं बनाना है, और आपको स्टीरियो के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ स्ट्रक्चरल बनाने हैं। हाँ, फाइंड ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग, तो पहले डी निकाल ले, इसका क्या 4 + 1 - 8/2, याद करो मैंने बोला था ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर करते हैं डी निकालने के समय, लास्ट क्लास पढ़ाया था। तो DU1 आया, अब बोल रहा है साइक्लिक भी, अब DU1 आ गया और साइक्लिक, तो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड मत दिखाना, क्योंकि साइकिल रिंग ऑलरेडी DU1 रखता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले होमोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, 4 कार्बन रिंग में आ गया, अब ऑक्सीजन ही तो बचा है, तो हम OH लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन जब रिंग में आ जाता है ना, तो हाइड्रोजन 6 तो आ ही गए, यहां पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखोगे ना, हाइड्रोजन 8 है ना बच्चे, एक जगह पे कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन तो लगाना ही पड़ेगा ना, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ दे क्या ऐसे ऑक्सीजन, ऐसा कोई ग्रुप होता नहीं, और वो छोड़ने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन तो बचा है अभी, हाइड्रोजन देखो ना इधर 7 है और यहाँ हाइड्रोजन 8 है, तो OH कर लो। मैं बताऊं एक चीज, देखो जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो उस समय इस बात का ध्यान रखो कि DU1 है और ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब है कि साइक्लिक हमें ईथर बनाने हैं या साइक्लिक अल्कोहल बनाना है। ये फॉर्मूला किसका है, साइक्लिक ईथर का या साइक्लिक अल्कोहल का, यही ध्यान में रख लिया तो काम हो जाएगा। आप एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, ऑक्सीजन से तो हम एल्डिहाइड कीटोन भी बना सकते हैं ना, और ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला एल्डिहाइड कीटोन का नहीं है, ये फॉर्मूला है एल्डिहाइड कीटोन का, लेकिन फिर ओपन साइकिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला 4 मेंबर एल्डिहाइड है, फर्स्ट मेंबर मिथानल, प्रोपानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, ये फॉर्मूला ब्यूटानल का है। अब देखोगे
और कीटोन का भी सेम फॉर्मूला, लेकिन तुमसे साइक्लिक पूछा है, तो साइकिल में आपने दिखा दिया DU एक आ गया। अब हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ बचा, और ऑक्सीजन से सिर्फ क्या ग्रुप बना सकते हैं, या तो ईथर या अल्कोहल, क्योंकि हमें अब और कहीं पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ दिखाते कार्बन से, तब तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सोचते, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि DU हमें 1 ही रखना है। मेरे बात समझे, उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। तो हो गया कितना, एक तो आ गया। दूसरा, 3 मेंबर रिंग बना सकते हैं हम लोग, हमें ईथर या अल्कोहल बनाने हैं। तो मान लो पहले हम अल्कोहल बनाने के चक्कर में रहते हैं, चलो OH अभी भी एक कार्बन हाथ में है, तो इसको यहां जोड़ दिया, है ना, इसको यहां जोड़ दिया, एक कार्बन अभी भी हाथ में है, ध्यान रखना। ऐसा भी तो बना सकते हो, अल्कोहल बनाना है, 3 मेंबर्ड रिंग, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक बना भी नहीं रहे, 3 मेंबर्ड रिंग होमोसाइक्लिक, तो एक कार्बन और एक OH ग्रुप हाथ में, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल, है ना। इसको अल्कोहल का, इसका नाम पता है क्या लिखोगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथानल, इसका नाम क्या है, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथानल, है ना। यहां तक समझ गए सब लोग। फिफ्थ, क्या और अल्कोहल की कोई और पॉसिबिलिटी है, पहले अल्कोहल की पॉसिबिलिटी देख ले। डू यू थिंक कि अल्कोहल की कोई और पॉसिबिलिटी होगी, नहीं। अब हम क्या करते हैं, ईथर बनाने का कोशिश करते हैं। इसी 3 मेंबर्ड रिंग में एक पॉसिबिलिटी ये तो है ही, ईथर, 3 मेंबर्ड रिंग से ही पहले ईथर बना लेते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग। अच्छा, अभी भी होमोसाइक्लिक ही रखा है, देख रहे हो, कार्बन का ही रिंग बन रहा है। नाउ अब हम हेट्रोसाइक्लिक बनाते हैं, एक ऐसा हो जाएगा, फिर 4 मेंबर्ड रिंग कर ले, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, एक मिथाइल हाथ में है ना जी, उस मिथाइल को आप इधर यहां तो नहीं लगा सकते ऑक्सीजन के पास, अगर आप साइक्लिक ईथर बना रहे हो तो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो मिथाइल के लिए एक जगह यहां पे है, बोलो, फिर एक इधर भी है मिथाइल के लिए जगह है, 9, 3 मेंबर्ड ईथर भी तो बना सकते हैं, साइक्लिक इपॉक्सी, अभी कितने कार्बन हाथ में है, 2, तो 2 कार्बन से एक ही ग्रुप बन सकता है, इथाइल, 2 कार्बन से एक ग्रुप बन सकता है, दैट इज इथाइल, चलेगा। 2 कार्बन से 2 मिथाइल 1 मिथाइल भी बन सकता है, 2 कार्बन से 1 मिथाइल भी बन सकता है, देखो 11 आ गए, देखो तो सब ड्रॉ हो गया जी, 11 यही था टोटल, ठीक है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग 2, 1-2 पेज छोड़ देना, टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कम से कम ऐसे 30 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और वो नोट्स में ही करो, उसके हिसाब से पेजेस छोड़ो, ठीक है। और उसके बाद लिखो टॉटोमेरिज्म। हेडिंग 2, टॉटोमेरिज्म। देखो, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, टॉटोमेरिज्म जब आया था, तो वो इथाइल एसीटो एसीटेट कोई कंपाउंड था, उस पे हुआ था। तो मैं वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या वो जनरल पेपर का यहाँ बात नहीं करता हूँ, नॉर्मल बात करता हूँ
कि मान लो किसी को एक कंपाउंड दिया गया है ना, मैं उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिस्कस करता हूँ फिर समझ जाओगे। मान लो ये कंपाउंड दिया गया इथेनॉल, और कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स को बोला गया कि काम करो, चेक करो, है ना, कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट बोला कि इसमें एल्डिहाइड है ना, और ये ऐसा था कि कुछ कंट्रीज में रिसर्च चल रहे थे इथाइल एसीटो एसीटेट पे। कंपाउंड था इथाइल एसीटो एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सोचना, मैं 2-3 बार बोल दिया हूं। इथाइल एसीटो एसीटेट, वो कंपाउंड पे रिसर्च हुआ था जो भी है। तो होता है ना कि अमेरिकन जो है कि बोल रहे हैं नहीं इसमें एल्डिहाइड ही है, रशियन बोल रहे हैं कि नहीं इसमें एल्डिहाइड भी है, लेकिन है ना इसमें अल्कीन भी है, अल्कोहल भी है, ऐसी वाली बातें चल रही थी। रिसर्च चल रहा था कि कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट बोल रहे हैं क्या कि इसमें सिर्फ एल्डिहाइड है, एंड बहुत माइन्यूटली कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, बोल रहे हैं कि नहीं इसमें एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, अल्कीन भी है, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। और सच में दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि वो गलत नहीं है। तो फिर लोगों को ऐसा लगा यार ऐसा क्या बात है इस कंपाउंड में कि एल्डिहाइड का टेस्ट तो बहुत अच्छे से दे रहा है लेकिन कभी कभी अल्कोहल और अल्कीन का भी टेस्ट दे रहा है, ऐसी क्या बात है। तो देन कंसेप्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म केम इनटू द पिक्चर। फिर लोगों ने बोला कि देखो एक्चुअल में ऐसा है कि जिस भी कंटेनर में ये रखा गया है उसमें इसने डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रखा है इस कंपाउंड के साथ। ऑल्दो 99% यही है लेकिन 1-2% ये भी है ना। देयर इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप, देयर इज कीटो, इसको तो एल्डो बोल सकते हैं, एल्डिहाइड और यहाँ पे इनॉल है, हालांकि फेमस है कीटो इनॉल, कीटो इनॉल फेमस है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड है तो एल्डो इनॉल बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादा बार बार फ्रिक्वेंटली वर्ड क्या यूज होता है, कीटो इनॉल, क्योंकि जिससे एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था इथाइल एसीटो एसीटेट। तो उसके बारे में डिटेल में नहीं जाते हम लोग। तो बाद में पता चला कि यार दोनों ही कंट्री या दोनों ही सेट ऑफ स्टूडेंट सही है, क्योंकि जहां भी एल्डिहाइड है या कीटोन है वहां पे थोड़ा बहुत इनॉल भी है, थोड़ा बहुत उसी जिस भी कंटेनर में ये है उसी कंटेनर में थोड़ा बहुत इनॉल भी है ना। और वो बना कैसे, ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो उसके पीछे लोगों ने बोला कि जो एल्डिहाइड कीटोन है उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक है, और ये GOC1 के बेसिस पे, इसीलिए आप देखोगे कि टॉटोमेरिज्म GOC1 के बाद पढ़ाया जाता है ना, मॉड्यूल वगैरह में भी टॉटोमेरिज्म GOC1 के बाद देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो वो विद इन द मॉलिक्यूल जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कंसेप्ट नहीं है बच्चे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है पहले तो ये बताओ। अगर ये निकल गया तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो एक पॉइंट एकदम ध्यान रखना, क्योंकि इसी पॉइंट पे एक और न्यूमेरिकल नेम रिएक्शन आता है एल्डोल। तो बात करेंगे हम लोग एल्डोल, परकिन, टिस्चेनको, बहुत सारे रिएक्शन है, तो सिलेबस में है नहीं, वहां पे सेट ऑफ लगभग 7-8 रिएक्शंस है, लेकिन उसमें आपके सिलेबस में एल्डोल ही है। क्लाइजन कंडेंसेशन वगैरह भी होता है, परकिन रिएक्शन भी होता है, वो सब है नहीं आपके सिलेबस में। लेकिन एल्डोल मेनली, एल्डोल अगर कोई बोले आज के बाद एल्डोल इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, तो बोलेंगे सही है, ये लाइन सही है। बोलेंगे टॉटोमेरिज्म इज ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, बोलेंगे ये लाइन भी सही है। अब बताओ यहां पे क्या हो सकता है बच्चे, अगर ये आपस में रेजोनेंस कर ले, ध्यान रखना इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, अगर ये रेजोनेंस कर ले आपस में, है ना, तो क्या बन जाएगा बताओ, इनोलेट आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन, समझ गए, इनोलेट बोलो। और नहीं लगता है कि ये
मान लो ये अगर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है ना, तो 2-4 मॉलिक्यूल बस ब्रेक हुआ है, 99% ऐसे ही, 99.99% इसी फॉर्म में, क्योंकि ये एसिडिक जरूर है बच्चे, बट क्या HCl जैसा एसिडिक है वो? नहीं ना, मिनरल एसिड जैसा एसिडिक है नहीं, sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरवर्ड 100% चला गया, 100% लगभग इधर ही रहेगा, थोड़ा बहुत उधर जाएगा। जैसे आप वाटर के बारे में सोचो, वाटर भी कहाँ आयोनाइज होता है, जबकि वाटर का हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर भी वो आयोनाइज होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से? याद करो, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो वाटर का आता था वो 1.8 इंटू 10⁻15 आता था। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर 10⁻15 के ऑर्डर में है, तो क्या रिएक्शन आयोनाइज फॉर्म में गया भी है? ये वाला याद करो, ये पढ़ाया था वाटर आयनिक इक्विलिब्रियम में, इंफॉर्मेशन अबाउट जब वाटर पढ़ाया था, तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट आया था 1.8 10⁻15। व्हाट डज इट सिग्निफाइज? क्या ये फॉरवर्ड गया भी? ऑलमोस्ट 100% अनआयोनाइज्ड है। If equilibrium constant is very very less, it means to get the equilibrium, है ना, very slight, very very less reactant converted to product, and at equilibrium concentration of reactant is much higher than with respect to concentration of product. Also, if equilibrium constant is very very low, reactant is much stable than product, फॉरवर्ड जाता ही नहीं, पता चलो। तो ये हाइड्रोजन जब उतना एसिडिक नहीं है, तो ये इतना एसिडिक कैसे होगा? मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन फिर भी जिस भी कंटेनर में ये है 99.99% ये है, तो थोड़ा बहुत आयोनाइज फॉर्म में भी है। गुड टू गो। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब ये हाइड्रोजन अगर यहां लग जाए, ये हाइड्रोजन या ये इसने इसको बुला लिया, तब क्या बन जाएगा? देखो तो क्या बन जाएगा जी इस केस में? CH2 ऐसा बनेगा, बताओ। इन शॉर्ट, ये सारी चीजें है ही नहीं कंटेनर में, मेन यही दोनों है कंटेनर में। क्या क्या है? एल्डिहाइड एंड इनॉल। सो इसके बाद डेफिनेशन आता है टॉटोमेरिज्म का, जो मैं बताने वाला हूं। पहले इतना लिख लो जल्दी से, है ना, जल्दी लिखो। चलिए लिखना शुरू कीजिए बच्चे। टॉटोमर्स आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, लिखो। टॉटोमर्स आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देखो यही दोनों का बात कर रहा हूं, ये ए है ये बी है। टॉटोमर्स आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टॉटोमर्स आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ब्रैकेट में लिखो, हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिखना, टॉटोमर्स आर टू डिफरेंट, टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टॉटोमर्स आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा? हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट क्लोज। लास्ट टाइम एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, टॉटोमर्स आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ब्रैकेट में हैविंग different function groups, bracket close, which exist in dynamic equilibrium with each other, which exist in dynamic equilibrium with each other, which exist in dynamic equilibrium with each other, full stop। आगे लिखो, the isomers change into each other by shifting, the isomers change into each other by shifting H atom, bracket में लिखा acidic hydrogen, the isomers change into each other by shifting H atom, shifting of H atom, by shifting of H atom, bracket में acidic hydrogen, bracket close, from one position to another position, from one position to another position, and simultaneously the pi bond also changes their position, and simultaneously the pi bond also changes their position.
एंड साइमल्टेनियसली द पाई बॉन्ड ऑल्सो चेंजेस देयर पोजिशन। क्या आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड ने पोजिशन बदला है? पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था और दूसरे वाले फॉर्म में, ठीक है, दूसरे वाले में किसमें डबल बॉन्ड है? सी डबल बॉन्ड सी है, राइट। नाउ आगे लिखो, tautomers always exist in dynamic equilibrium. Tautomers always exist in dynamic equilibrium. Tautomers always exist in dynamic equilibrium. Next, number of electrons and lone pair in both tautomers always remain same. Number of electrons and lone pairs. Number of electrons and lone pairs in both tautomers, ये सब हो सकता है पॉइंट बन जाए, स्टेटमेंट बन जाए, इसीलिए लिखा दे रहा हूँ ना। Number of electrons and lone pair in both tautomers always remain same. Next, it is a chemical phenomena. It is the chemical phenomena which take place only in liquid and gaseous phase only. It is a chemical phenomena which takes place only in liquids and gaseous phase only. It is a chemical phenomena which takes place in only in liquid and gaseous state, gaseous phase, full stop. It never take place in solid state. It never take place in solid state. It never take place in solid state. Next point में, the process can be catalyzed by acid as well as base. The process can be catalyzed by acid as well as base. ठीक है, the process can be catalyzed by acid as well as base. Now see, कुछ पॉइंट्स और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। ये पार्ट हुआ ये समझने के लिए था, जिस भी कंटेनर में ये है वहां ऑटोमेटिकली ये आ गया, वो मैं समझाने के लिए ऐसा बोला। जहां ये है ऑटोमेटिकली ये आ गया, इसीलिए स्टूडेंट ए को वहां एल्डिहाइड दिखा, क्योंकि ये तो 99.99% है, लेकिन स्टूडेंट बी को थोड़ा अदर फंक्शन ग्रुप के भी टेस्ट मिल गए, क्योंकि उसने और ज्यादा बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखा होगा। गुड टू गो। तो बोला जाता है शिफ्ट ऑफ एन एटम मोस्टली प्रोटोन H+ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। शिफ्ट ऑफ, यहां देखो ना, यही हुआ ना, ये हाइड्रोजन यहां पहुंच गया, ये वाला जो हाइड्रोजन है, और पता है हाइड्रोजन यहाँ पे ना, इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। हाइड्रोजन पहले कनेक्टेड था कार्बन से, वो बगल वाले कार्बन पे नहीं गया, थर्ड एटम पे गया, 1 to 3 गया, 1 2 3, हाइड्रोजन 1 से 3 पे गया, ट्रायड सिस्टम। कभी कभी डायड सिस्टम भी होता है, हाइड्रोजन 1 से 2 पे भी जाता है, कभी कभी पेंटायड सिस्टम होता है, हेप्टायड होता है। मतलब टॉटोमेरिज्म इज नॉट अबाउट ओनली कीटोइनॉल, बहुत बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। और जेईई एडवांस और नीट ये सब में इतना रिसर्च हो रखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे टॉटोमेरिज्म में सिर्फ ट्रायड नहीं है, और भी चीजें, पेंटायड, हेक्सायड सिस्टम ऐसा है। तो लिख लेंगे शिफ्ट ऑफ एन एटम, ब्रैकेट में प्रोटोन, शिफ्ट ऑफ एन एटम, ब्रैकेट में लिख लो प्रोटोन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर within the molecule, within the molecule, shift of an atom from one place to another, one place to another में डायड, ट्रायड, पेंटायड ये सब हो सकता है, वो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, साइलेंट है। वन प्लेस टू अनदर विद इन द मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट एटम से थर्ड पे गया तो ट्रायड, फर्स्ट से सेकंड पे गया तो डायड, फर्स्ट से फिफ्थ पे गया तो पेंटायड सिस्टम, लाइक दैट। तो शिफ्ट ऑफ एन एटम
from one place to another within the molecule is called tautomerism. Is called tautomerism, and the two forms are known as tautomers. टू फॉर्म्स मतलब शिफ्ट होने के बाद, शिफ्ट होने से पहले और शिफ्ट होने के बाद, वो दोनों फॉर्म क्या कहलाएंगे? एंड द टू फॉर्म्स आर नोन एज क्या? टॉटोमर्स, है ना? ठीक है, यहां पे लिखो टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोट्रोपिज्म, मतलब प्रोटोन एक जगह से दूसरी जगह गया, प्रोटोट्रोपिज्म। और भी नाम है इसका, एलोट्रोपिज्म, ब्रैकेट में लिखते चलो, ALLOTROPISM, प्रोटोट्रोपिज्म, एलोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म भी नाम है, DESMOTROPI, डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मो मतलब जनरली बॉन्ड होता है, ट्रोपिज्म मतलब टर्निंग लाइक दैट, है ना? क्या लिखा है? डेस्मोट्रोपिज्म। ब्रैकेट में लिख सकते हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो हम इसको फंक्शनल आइसोमर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी तो मैं समझ गया। देखो, जब फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं ना, तो वहां पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, यही समझना है। अगर ए एंड बी फंक्शनल है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। अगर ए और बी में अलग फंक्शनल ग्रुप है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी है, तो टॉटोमेरिज्म होने के चांसेस मैक्सिमम है। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि मान लो उस दिन भी एग्जांपल में ऐसा बताया था, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है? तो बोलेंगे है, एक ईथर है एक अल्कोहल है, फंक्शनल आइसोमर है। लेकिन जिस डब्बे में ये रखा हुआ है, क्या ऑटोमेटिकली वो इनॉल में चेंज हो जाएगा? मतलब इनॉल बोल रहा हूं, इथेनॉल में ऑटोमेटिकली क्या दोनों फॉर्म आ जाएगा? जहां ईथर है वो सदियों तक ईथर ही रहेगा। यहां पे ऐसी वाली बात है, यहां पे शिफ्ट वगैरह होके अरेंज होके ये नहीं बनना है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये ए है और ये बी है, तो यहां पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं। फंक्शनल आइसोमर में जो मैंने बताया ना, ए एंड बी आर सेड टू बी फंक्शनल आइसोमर व्हेन both have different functional group and no dynamic equilibrium also. Both have different functional group but no dynamic equilibrium. Both have independent existence, not together. दोनों का अलग अलग पहचान है। जिस कंटेनर में इथेनॉल रखा हुआ है सदियों तक वही रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि इथेनॉल ऑटोमेटिकली ईथर में चेंज हो जाएगा, आपस में ही शिफ्ट ऑफ एन एटम हो जाएगी, ऐसी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोल देंगे? टॉटोमर्स। A and B are said to be tautomers when having different functional group, but both having dynamic equilibrium also. And डायनेमिक इक्विलिब्रियम इंटरकन्वर्टेबल है। अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि दोनों 50-50% होना चाहिए। एक बहुत ज्यादा हो सकता है, एक बहुत कम हो सकता है, तब भी इक्विलिब्रियम पे रहता है सिस्टम। यस और नो? अच्छा, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? ये दोनों टॉटोमर्स आर नॉट ऑल्सो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। व्हाई? हाँ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पोजीशन ऑफ ईच एटम रिमेन इंटेक्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ ईच एटम, यहां शिफ्ट ऑफ एन एटम हुआ है, तो आप ये भी लिखना, टॉटोमर्स आर नॉट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर रियल स्ट्रक्चर्स बट हैविंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टॉटोमर्स आर नॉट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर रियल स्ट्रक्चर्स, बट ये जरूर है कि दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। मतलब जिस भी कंटेनर में ये रखोगे ये बन जाएगा, जिस भी कंटेनर में ये रखोगे इनॉल, ये बन जाएगा। सो टॉटोमर्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। ये बात समझ में आया? पहला पॉइंट जहां से शुरू किया था, फिर से, टॉटोमर्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स
What is the difference between functional isomer and tautomers? A and B are said to be functional by different functional group, but no dynamic equilibrium, both having independent existence, both are not interconverted. Then Fi. A and B are having different functional groups, but they are also interconvertible. They are having dynamic equilibrium with each other. Then only you can say what? Tautomers. And why this? Because of shift of an atom. ऐसा हुआ क्यों? Because of the shift of an atom from one place to another within the molecule. रीजन भी तो पता होना चाहिए. Now tautomers resonating structures क्यों नहीं है? A and B are said to be resonating structures when position of all atom remain intact. याद करो, टोटल सिग्मा सेम होता है पाई में और मे नॉट बी सेम. रेजोनेंस में पढ़ाया था. अरे यस नो, यस नो. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ए एंड बी में अगर रिजोनेटिंग है तो क्या गारंटी है दोनों में पाई बॉन्ड सेम होगा? गारंटी क्या है? दोनों में सिग्मा सेम होगा. गारंटी क्या है? ए एंड बी अगर रिजोनेटिंग है तो क्या पोजीशन ऑफ एटम रिमेन इंटैक्ट होगा या नहीं होगा? तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लेके देखो, 18 लेक्चर ऐसे नहीं लगे जीओसी 1 में. वहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लेके भी मैंने सेपरेशन लिखवाया है क्लास में कि ए एंड बी रिजोनेटिंग है तो क्या क्या बातें बोल सकते हैं. ठीक है. तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि टॉटोमर्स आर आल्सो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये स्टेटमेंट गलत है ना. टॉटोमर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर. गलत है फंक्शनल ग्रुप अलग है, लगता है फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? और फंक्शनल आइसोमर होने के लिए वहां डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला टर्म नहीं है ना. फंक्शनल आइसोमर का जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, मैंने लास्ट क्लास शायद क्लियर किया था आपको. अच्छा, फंक्शनल आइसोमर होने के लिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना भी जरूरी नहीं है. एक एग्जांपल दिया था, याद करो. फंक्शनल ग्रुप्स ए एंड बी आर सेड टू बी फंक्शनल आइसोमर ओनली व्हेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. फॉल्स है ये. A and B can be functional isomer having same functional group also, but yes, the functional group connected with aromatic and aliphatic part. याद है अभी? बोलो. देखो, फंक्शनल आइसोमर का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो बता देता हूं मैं. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये लिखवाया था लास्ट क्लास. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. आ रहा है समझ में? बोलिए. यहां तक डन है सब लोग? अब मुझे थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट में जाओ. टॉटोमेरिज्म कहां हो सकता है? क्या सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में? या फिर अगर तुमने ब्रॉडर लेवल पे समझा है तो तुम ऐसा लाइन बोल सकते हो कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है टॉटोमेरिज्म उन सारे कंपाउंड में हो सकते हैं जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा. जहां पे हाइड्रोजन थोड़ा बहुत भी एसिडिक हो सकता है, मस्ट नहीं है सर, लेकिन हाँ वहां टॉटोमेरिज्म हो सकता है. अरे ऐसा नो, लिखो कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म. अब कितने तरह के सवाल आएंगे यहाँ पे आपके नीट में, जेईई मेंस एडवांस में? कितने सवाल आ सकते हैं टॉटोमेरिज्म पे? एक सवाल हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा किसमें टॉटोमेरिज्म है, वेयर इज टॉटोमेरिज्म. अभी मैंने क्या क्या डिस्कस किया मैं बता दूं. व्हाट एंड हाउ. What and what is tautomerism? तो आप जानते हो, shift of an atom within the molecule from one place to another place is called tautomerism. Though two forms because of shifting formed are called tautomers. पढ़ा ना? What and how? How भी समझे तुम लोग कि एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसके वजह से सेम विदिन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन अपनी जगह से कहीं और चला जा रहा है. पाई बॉन्ड की भी लोकेशन क्या हो जा रही है? बदल जा रही है. तो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म एंड हाउ टॉटोमेरिज्म, ये दोनों के क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है. लेकिन नीट में व्हाट एंड हाउ वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये स्टेटमेंट्स आ सकते हैं जो अभी तक लिखाया है मैंने. व्हाट एंड हाउ में आ गया. ज्यादातर नीट में 2 तरह के सवाल आते हैं. नीट के जेईई मेंस एडवांस में 2 ही तरह के सवाल आते हैं. वेयर इज टॉटोमेरिज्म, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल दिया रहेंगे, बोलेंगे किसमें टॉटोमेरिज्म ज्यादा है या नहीं है, ऐसी वाली बात. एंड दूसरा क्वेश्चन होता है कि जब टॉटोमर्स है तो दोनों से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है. दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट या परसेंटेज ऑफ कीटो कंटेंट. मतलब ए एंड बी दोनों टॉटोमर्स है तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ऐसे सवाल आएंगे. इनॉल वाला ज्यादा स्टेबल है या
कीटो वाला। दोनों इजी पार्ट है, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आप समझना, अभी करा देता हूं। तो अब मैं कौन से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूं जी? कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इससे? वेयर। फिर से बोल रहा हूं, व्हाट एंड हाउ। आप खुद से क्वेश्चन करो, क्या इन दोनों का सोल्यूशन है आपके पास? व्हाट इज टॉटोमेरिज्म एंड हाउ। क्या सब लोग को लगता है उतना बात नोट्स में लिख दिया है, व्हाट एंड हाउ? तो अब हमें क्या चाहिए? वेयर। तो सबसे पहले क्या होता है, वेयर में एक ही लाइन है ना, ऐसे देखना, एक्स एंड वाई डबल बॉन्ड, एक्स एंड वाई ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा होना चाहिए। और यहां पे ये भी है बच्चे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो y का है ज्यादा होना चाहिए x से। मतलब एक ऐसा फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, x एंड y के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत टॉटोमेरिज्म का कंडीशन है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन है, वैसा ही है, उससे अलग नहीं है। देखो यहाँ पे एक कार्बन sp3 होना चाहिए जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। सेम यहाँ पे वही वाली बात है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में sp3 अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप भी कैसा चाहिए हमें? फंक्शनल ग्रुप तरीके से मैं बताऊं, फंक्शनल ग्रुप हमें चाहिए -m चाहिए। अब याद करो -m ग्रुप कौन कौन सा हुआ करता था? CO, एल्डिहाइड, कीटोन, NO2, CN। तो जितने -m ग्रुप है ना, सब में टॉटोमेरिज्म हो सकता है, लेकिन वो सारे नहीं पढ़ने, ज्यादातर आपको कीटोनॉल पढ़ना है, उसी पे सवाल आएंगे। फिर से रिपीट करूं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन at sp3 alpha carbon with respect to -m functional group, with respect to electron withdrawing functional group, and also electron withdrawing functional group में x and y के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। x and y के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और एक चीज नया क्या लिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? y की। मैं फिर देखो इतना ब्रॉडर लेवल पे बता दिया बच्चे, आपका कंसेप्ट सिर्फ कीटो इनॉल पे लिमिटेड अब नहीं है। अगर क्वेश्चन अलग लेवल पे डिफिकल्ट किया कि बताओ नाइट्राइल में है या नहीं है, तो ये कंडीशन लगा दोगे तो बन जाएगा। टॉटोमेरिज्म कहाँ है कहाँ नहीं है, ऐसा सवाल आ गया तो आपको ये देखना है। अब तो मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में ढूंढो, मैंने क्या बोल दिया, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ढूंढो जहां पे -m ग्रुप है। और -m ग्रुप के रिस्पेक्ट में sp3 अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए? वन हाइड्रोजन होना चाहिए। और पता है ये सिस्टम ना एक्सटेंड भी होता है, देखो ऐसा है, -m ग्रुप तुमने यहां पे लगा दिया, ध्यान देना, ऐसा भी कर सकते हो, बीच में एक पाई बॉन्ड लगा दिया, यहां भी हो जाएगा। -m बीच में कंजुगेशन ला दिया, ये हाइड्रोजन भी शिफ्ट होके वहां जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा बताएंगे। देखो ऐसा भी कर सकते हो, बीच में दो अल्टरनेट पाई बॉन्ड ला दो, देख ये सारे केसेस भी हैं टॉटोमेरिज्म का। अब समझना पहला वाला केस में कैसे होगा टॉटोमेरिज्म। देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि -m ग्रुप है, ये यहां जाएगा बॉन्ड, ये यहां जाएगा, और ये हाइड्रोजन Y माइनस इस हाइड्रोजन को बुला लेगा अपने पास, समझे? उसी तरह से यहां भी ये यहां जाएगा, ट्रिपल में से अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये Y माइनस इस हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा, है ना? तो दूसरा फॉर्म बता सकते हो क्या लिख दूं मैं? ब्लू से ही लिखता हूं, बताओ इसका दूसरा फॉर्म क्या लिख दूं? यहां पे डबल बॉन्ड दिखा दें, यहाँ X, यहाँ Y पे H दिखा दे क्या? ये वाला H उठ के कहां चला गया देखो तो, विद इन द मॉलिक्यूल H कहां चला गया उठ के, है ना? इस H को चलो अलग कलर से दिखाता हूं, देखो ये H यहां आ गया। यहां पर भी कैसा बनेगा दूसरा फॉर्म? डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे क्या रहेगा? डबल, और ये H उठ के इधर चला गया। देखो पता है अच्छी बात है कि GOC1 के बाद ये चीजें अच्छे से समझ में आती है।
यहाँ सर एसिडिक हाइड्रोजन है, कॉन्जुगेट बेस बना के रेजोनेंस किया, नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव फिर Y पे पहुंच गया, और ये Y माइनस कैन टेक H प्लस, क्योंकि H प्लस वहीं पास में घूम रहा है, डेंडलिंग अराउंड। गेटिंग माई पॉइंट? और सेम कंसेप्ट यहाँ लगाओ तो देखो क्या होगा, ये यहाँ ध्यान देना, थोड़ा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये यहाँ देखो, अब फिर ये Y माइनस को बोला कि H प्लस चल मेरे पास आ जाए, ऐसा है ना? कैसा बन जाएगा ये सिस्टम? देखो तो, नहीं ऐसा हो जाएगा ना, ये H उठ के देखो 1 से 5 पे आ गया, इसको बोलते हैं पेंटायड सिस्टम। ये जो एग्जांपल दिया था ट्रायड, कैसा सिस्टम है? ट्रायड। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं अभी, पेंटायड सिस्टम। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा था, अगर उसको 1 बोलो, 1 2 3 4 5, 1 से 5 पे चला गया। यहां तो देखो, यहां तो और जबरदस्त है, हाइड्रोजन जहां जुड़ा है बच्चे, वो कहां से कहां जा रहा है बताओ? ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, एट ए टाइम ये दिखा सकते हो। तो दूसरा क्या बन गया, ये देखो हेप्टाइड सिस्टम का एग्जांपल दिया मैंने। देखिए, सीख पा रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन पहले 1 पे था, अभी 7 पे है। मुझे नहीं लगता बच्चे कंडीशन में इससे अच्छा थ्योरी कोई पढ़ा सकता है, मतलब समझने के अंदाज में बहुत अच्छा बता दिया मैंने। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कीटो इनॉल पे लिमिट कर दिया है ना, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ट्रायड सिस्टम। बहुत बार लोगों को पेंटाइड सिस्टम, हेक्साइड सिस्टम दिखता ही नहीं। माइनस एम ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आता है आप लोगों को, नहीं आता क्या? कौन सा? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा है या नहीं है ना। और दूसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किसका ज्यादा, ऐसा नहीं पूछेगा ट्रायड और पेंटाइड में कंपेयर करो, इन दोनों में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, दोनों पेंटाइड में से कौन सा पेंटाइड फॉर्म ज्यादा स्टेबल। और ऐसा नहीं है, बैक भी चलता है बच्चे, हर बार हमारा आदत क्या होता है कि हम H को इधर से इधर ही ले जाते हैं, Y पे जो H है वापस यहाँ भी आ सकता है ना, ये वाला H वापस यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा, उल्टा भी होता है, ऐसे नहीं कंफ्यूज होने रहना है, ये वाला H वापस यहाँ आ जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो हमेशा आदत होती कीटो से इनॉल बनाना, इनॉल देख के हम सोचते नहीं कीटो भी तो है, गड़बड़ हो जाती है फिर। अगर कहीं इनॉल है तो अरे उसका कीटो तो होगा ही, तो दिक्कत वहां पे आ जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, और कम से कम अभी हमें सारे PYQs नीट के, जेईई मेंस एडवांस सब जगह से वो क्वेश्चंस लिखने हैं जहां पर टॉटोमेरिज्म है, मतलब ऐसे वाले सवाल, वेयर इज टॉटोमेरिज्म, सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। गुड टू गो है कि नहीं? आज के आज ये सवाल पे कमांड हो जाने चाहिए कि टॉटोमेरिज्म कहां कहां पे है, कहां नहीं। क्या बोलो, भरोसा दिला रहे हो? कोई कम से कम ये सवाल तो कर लेंगे सर। हाँ, होमवर्क समझा सब लोग? मैं चाहता था इसको हेक्साइड नोनाइड पे भी जा सकते थे, अरे एक और ऐसा इंट्रोड्यूस करके इधर इसको खिसका देते। यस नो? तो जज्बात लिख लो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन at sp3 alpha carbon, there must be at least one alpha hydrogen at sp3 alpha carbon, there must be at least one alpha hydrogen at sp3 alpha carbon with respect to electron withdrawing group minus m group, with respect to electron withdrawing group या minus m group, with respect to electron withdrawing group
और -M ग्रुप, है ना। तो सबसे पहले तो अब हम लोग देखते हैं, अगर लगता है कि वहां पे है तो आप टिक कर दो, और अच्छी बात है अल्फा हाइड्रोजन भी लिख दो। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बगल वाला कार्बन sp3 भी है, और वहां अल्फा हाइड्रोजन भी है। हो जाएगा क्या बच्चे? क्या इसमें लगता है हो जाएगा? देखो तो, ये x ये y, x डबल बॉन्ड y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आल्सो, x डबल बॉन्ड y इज मोर इलेक्ट्रो, x यहाँ कार्बन है, y ऑक्सीजन है, और बगल में ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। पता है जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है ना, उसको इनोलाइजेबल हाइड्रोजन भी बोलते हैं कीटो के केस में। इनोलाइजेशन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे दो ही है बच्चे, ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं। देखो मैं दो चार क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, उससे आइडिया लग जाएगा आपको। क्या यहां होगा? अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं। मैंने क्या बोला, एक्स डबल बॉन्ड वाई से कनेक्टेड sp3 कार्बन पे, दूर नहीं, कनेक्टेड sp3 कार्बन पे हमें क्या चाहिए? ठीक है, ओके। कीटोन का पहला मेंबर एसीटोन होता है क्या इसके पास? है ना। चलो फटाफट बोलो, इसमें होगा बेंजाल्डिहाइड। एक्स डबल बॉन्ड वाई तो है, बट ये कनेक्टेड पहले तो है sp2 से, और वहां हाइड्रोजन भी नहीं है, नहीं है ना हाइड्रोजन। फॉर्माल्डिहाइड में होगा? नहीं हो, ठीक है। हाँ वो भी कर सकते हैं। बेंजोफेनॉन ये भी कीटोन है। डू यू थिंक देयर इज टॉटोमेरिज्म इन दिस? sp3 कार्बन ही नहीं है, नहीं ना। हाँ वरद बताओ, इसमें होगा क्या टॉटोमेरिज्म? हो जाएगा, वेरी गुड। देखो अभी क्या है, इसका दूसरा फॉर्म भी सोचो, मतलब कौन सा आइटम कहाँ शिफ्ट होके जाएगा। होगा तो भाई दूसरा फॉर्म भी तो बनाएंगे। तो अभी जो मैं लिख रहा हूं उसका दूसरा फॉर्म होमवर्क रहेगा, अगर है तो उसका दूसरा फॉर्म बना के दिखाओ, ठीक है। इसमें है बच्चे, ठीक है ना। इसमें होगा क्या सोचो, होना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो और ज्यादा एसिडिक है, sp3 दो नहीं, दो दो और इधर 3, 7 है। कितने हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन? हाँ बोलो, कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत है बोलो। इस वाले में नहीं है sp3, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है ना, है ना। इस वाले में भी नहीं है, देखो बगल वाले कार्बन sp2 है ना। बोलो, अरे समझ रहे हैं। नेक्स्ट, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वहां पे है तो दूसरा फॉर्म सोचना कि वहां है क्या, दूसरा फॉर्म क्या बनेगा। डू यू थिंक देयर विल बी टॉटोमेरिज्म इन दिस कंपाउंड? है तो, 4 है ना, इधर और इधर है ना। होगा, 4 इनोलाइजेबल है। बोलो, हाँ जी। इसमें बताइए होगा नहीं होगा। पता है ये ट्रायड और पेंटायड दोनों है, यहाँ का हाइड्रोजन भी यहाँ जा सकता है, इधर का हाइड्रोजन भी इधर जा सकता है। ये ट्रायड पेंटायड दोनों है ना, 4 बोल सकते हो। लेकिन मैं बताऊं, यहां से नहीं होके इधर से करो, कॉन्जुगेटेड वाला ज्यादा सही है। ऐसे दोनों जगह से कर सकते हैं, और उसके बाद जितने भी फॉर्म्स बनेंगे
उसका स्टेबिलिटी या इनॉल कंटेंट पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो देखो एम्स में आया हुआ भी है, इसमें है क्या है ना। देखिए यहाँ जो sp3 कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन ना बच्चे पेंटाइड सिस्टम देखो, और फिर इसको पैरा टॉटोमेरिज्म भी लोग नाम देते हैं। पैरा से हाइड्रोजन उठ के, हालांकि अभी पैरा नहीं है, अब पैरा वाला बोल सकते हो। इसका जो दूसरा फॉर्म है ना बच्चे, खतरनाक है, देखो फेनॉल। इसमें नो डाउट इन दोनों में वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक है। इसका इनॉल कंटेंट पता चला ये 99.99% है, ये बहुत कम है ना। इसमें होगा क्या सोचो, हो जाएगा। अब ये कौन सा सिस्टम एक बार देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हेप्टाइड उधर लिखा था, ये नोनाइड सिस्टम हो गया, है ना। देखो ये बहुत अच्छा हो गया जी, क्योंकि यहां 2 एरोमेटिक रिंग बन गए, है ना। सही से देखो तो 2 एरोमेटिक रिंग बन गए, समझ गए। कहां होगा कहां नहीं होगा, तुषार बताओ, इसमें है या नहीं है टॉटोमेरिज्म। उसको बोलने दो, हाँ श्योर। sp3 कार्बन ही नहीं है, हाँ लेकिन नहीं है, समझ में आ रहा है। ये भी कोई जे एडवांस में सवाल आया तो उसका एक ऑप्शन था ये, है ना। अब देखो तुम्हारे एम्स वगैरह में जो सवाल आए हैं वो ये सवाल है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म है या नहीं। आपको पता है, देखो X11Y के रिस्पेक्ट में यहाँ और यहाँ पे बात करेंगे। देखो ये अच्छा सवाल है, आया एम्स में सवाल आया, नीट का लेवल है अभी। यहाँ पर अल्फा कार्बन जरूर है बट हाइड्रोजन नहीं है, और ब्रिज हेड का अल्फा कार्बन को नहीं हटाते। अगर आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर हटा देते हो ये वाली, तो ये ना ब्रिज हेड पे sp2 आ जाएगा। ब्रिज हेड पे sp2 पॉसिबल, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, बनता तो है, बट टोटल कार्बन इन बाइसाइक्लो मस्ट बी ग्रेटर देन 8 9 10 11 ऐसा बोल। तो मैं बताऊं, अगर ब्रिज हेड पे देखो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होते हुए भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी केस हैं। अब तो एक्सेप्शनल केस ढूंढना पड़ेगा कि हाइड्रोजन है फिर भी नहीं हो रहा है यार, हाइड्रोजन है भी फिर भी नहीं हो रहा है। क्लियर है, ये नहीं शो करेगा। जो ओल्ड मॉड्यूल है ना उसका पीवाईक्यूज में आपको कम से कम 5 से 7 सवाल मिल जाएंगे, वेयर टॉटोमेरिज्म इज देयर और नॉट। MS चौहान हो गया, जो भी बुक हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, हर जगह से सिर्फ वो सवाल करने हैं आज कि टॉटोमेरिज्म है या नहीं। गुड टू गो, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।